सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय बिलियन, और हम बात करने वाले थे वाष्प दाब के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले हम उसके कितने टाइप के न्यूमेरिकल से कौन कौन से टिप्स निकल के सामने आते हैं, कि अगर हम उस टिप्स को समझ लें तो हमारे सारे न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं। फिर कैलकुलेशन ही रह जाता है, फिर आपको कैलकुलेशन ही करना है, जो कि आप माइंड का प्रयोग करके अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम वाष्प दाब से रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स टिप्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स टिप्स की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसे अपने व्हाइट बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड हम टिप्स बताएंगे, न्यूमेरिकल टिप्स वगैरह की चर्चा चलेगी। दूसरे साइड हमारे क्या रिजल्ट निकला, इस टिप्स से हमारा जो है क्या रिजल्ट निकला, उसको हम जो है लेके चलते हुए बताएंगे। तो सबसे पहली बात राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है कि पीओ माइनस पी एस अपान पीओ। आप पीओ, पी नॉट, पी जीरो किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बता के रखा हुआ, प्रीवियस क्लास में भी आपको बता के रखा हुआ कि ये जो बात है ये वही बात हुई कि राउल्ट के लॉ को या तो ये कह सकते हैं, या तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन, ये भी कह सकते हैं। इससे अब ये दोनों का रिजल्ट हमेशा देखिए, इसमें भी आप वैल्यू रखिए किसी का भी, इसमें भी वैल्यू रखिए, रिजल्ट आपको दोनों में एक ही मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने सेटिस्फाइड कर दिया है, जो है प्रूफ कर दिया है कि ये क्यों यही होगा। ये प्रीवियस वीडियो में आपको जाके उसे देखना होगा। तो सवाल उठता है कि फिर हम किसकी मदद लें। किताबों में, बुक्स में तो इसका कहा गया है कि राउल्ट का लॉ यही है कि विलेन का के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान उसके विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इससे हम डिफिनीशन बना के फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलेन के सापेक्ष, उसके पता नहीं, मतलब डिफिनीशन ही नहीं बन सकता, इसलिए बुकों में इसका प्रयोग नहीं है। लेकिन क्या ये फार्मूला गलत है? नहीं, ये फार्मूला सही है, क्योंकि हमने सेटिस्फाइड कर दिया है कि इसकी सहायता से इसका प्रयोग करेंगे। अब सवाल होता है कि सर आपने ऐसा क्यों बताया, इसको पी नॉट माइनस पी एस अपान, पी नॉट की जगह पी एस लगा के एन अपान कैपिटल एन आपने रख तो दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया? इसके लिए हम बताएंगे भाई कि अगर आप स्वयं सोचिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको सब कुछ मटेरियल दिया हुआ है और कह रहा है कि विलेय का अणुभार ज्ञात करिए, विलेय का अणुभार ज्ञात करिए। तो जरा सोचिए आप कि पीओ माइनस पी एस अपान पीओ बराबर एन की जगह डब्ल्यू अपान एम रखेंगे, एन की जगह डब्ल्यू अपान एम रखेंगे, और कैपिटल एन की जगह कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम रखेंगे। तो कैसे यम का कैलकुलेशन आपको हार्ड हो जाएगा कैलकुलेट करने में, बहुत कठिनाई आएगी कि हम कैसे निकालें। आप उसमें या आपको आप मजबूर हो जाएंगे कैलकुलेटर का प्रयोग करने में, लेकिन आपको तो एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, फिर आप कैसे निकालेंगे? फिर मैंने कहा कि यार इस झंझट में क्यों पढ़ना, हमें जब कहेगा राउल्ट का नियम क्या है तो हम परिभाषा सहित ये बता देंगे, और हमें ये भी तो मालूम है कि इसी को हमने ये भी कर रखा हुआ है, सेटिस्फाइड कर रखा हुआ है, प्रूफ कर रखा हुआ है। तो अब हम जो हमारा अणुभार कह रहा है कि विलेय का अणुभार हमें निकालिए, तो हम यहाँ इस फार्मूले का उपयोग ना करके कह सकते हैं कि राउल्ट के नियम के आधार पर ये अथवा ये, अब यहाँ पे हमने लिख दिया पीओ माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम अपान कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, ये आपका हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके। यानी कि पीओ दिया है, मान लीजिए कुछ भी दिया है, जैसे 100 दिया है, पीएस 80 दिया है, और पीएस भी आपका 80 हो जाएगा, क्योंकि 100 तो नहीं होगा, पीओ 100 होता, पीएस तो 80 हो जाएगा।
W आपका क्या है 5 ग्राम, यम ज्ञात करना है, कैपिटल W क्या है, कह रहा है 100 ग्राम या 25 ग्राम कुछ भी कह रहा है, यम आपका 18 ग्राम। 18 ग्राम इसलिए जनरली ले रहा हूँ क्योंकि जनरली हमारा जो विलायक होगा वो जल होगा, और जल का अणुभार कितना होता है 18 ग्राम होता है। इसकी सहायता से आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। यही वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। या फिर आपके पास तो दो रास्ते हैं, आप इसमें फार्मूले पर यूज करिए तो देख लीजिएगा कैसे आंसर आएगा, और इस पर यूज करिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फार्मूला कौन सा यूज करने लायक है। यानी रिजल्ट हमारा सबसे पहला निकला कि राउल्ट्स लॉ, हिंदी में हम बोले तो राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम संबंधित क्वेश्चन में उपयोग किया जाने वाला उचित सूत्र निम्न है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा रिजल्ट आया कि PO माइनस PS अपान PS इक्वल टू W अपान एम, कैपिटल W अपान, ये आपका फार्मूला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई। तो पहला नियम आपका जो है न्यूमेरिकल टिप्स जो है इस तरीके का हुआ। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए दूसरे नंबर के न्यूमेरिकल टिप्स की। दूसरा नंबर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो वाष्प दाब है अपना, जो भी पूछ रहा है वाष्प दाब, असल में ये वास्तव में तो दाब ही है, क्या है, प्रेशर ही है। तो प्रेशर का मात्रक क्या होता है? प्रेशर का मात्रक आप चाहे जो यूज कर लीजिए, चाहे एटीएम, जिसे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं हिंदी में आएगा वायुमंडलीय दाब या वायुमंडल। इसके अतिरिक्त एटीएम या फिर आपको किस में आएगा, बार, किस में दिया होगा, बार, हो सकता है बार में दिया हो, या फिर किस में दिया होगा, MMHG। तो हम क्या है कि कभी कभी क्या है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए MMHG दे दिया हो, बार दे दिया हो, लेकिन जरूरत हमें एटीएम है, तो हम एटीएम में जनरेट कैसे करें, एटीएम को बार में कैसे कन्वर्ट करें, बार को MMHG में कैसे कन्वर्ट करें, MMHG को बार में कैसे करें, बार को एटीएम में कैसे करें, ये कंफ्यूजन हो जाता है। और कई विद्वानों का मानना है कि एक एटीएम बराबर एक बार होता है। अरे रेयर केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने में और न्यूमेरिकल को आसान बनाने में हम एक एटीएम का एक बार में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई अगर आप वाष्प दाब निकाल रहे हैं तो इससे संबंधित आपको जो है कन्वर्ट करना आना चाहिए कि एटीएम को बार में, बार को MMHG में और MMHG को एटीएम में कैसे परिवर्तित किया जाए। तो यहाँ पे जो मेरा फार्मूला अगला रिजल्ट निकल आ रहा है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि एक एटीएम जो होता है वो 1.013 बार और 760 mmHg के बराबर होता है। यहाँ पे ये बात आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी कि अगर एटीएम को बार में चेंज करना हो तो इतना, या फिर बार को एटीएम में चेंज करना हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, एटीएम को MM में चेंज करना हो तो 760 का प्रयोग करेंगे, बार को MM में चेंज करना हो तो 760 प्रयोग करेंगे। जानते रहिए, समझते रहिए, शायद न्यूमेरिकल कहीं पे ऐसा है जहाँ पे इसकी भी आवश्यकता पड़ जाए। तो ये तो था हमारा नंबर 2। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 की बात। देखिए नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर तो पूरी जो है केमिस्ट्री डिपेंड है, पूरी बिलियन चैप्टर डिपेंड है, पूरा फार्मूला, पूरा न्यूमेरिकल ही डिपेंड है। अगर इस तथ्य को अगर आप समझ गए, क्या है कि भाई हम बात किसकी कर रहे हैं, वाष्प दाब की। तो यहाँ पे वाष्प दाब दो बातों का, एक तो जो विलायक था स्वतंत्र रूप से था वो, और एक जब उसमें कोई विलेय मिला दिया गया, ऐड कर दिया गया, किसे, विलेय ऐड कर दिया गया, तो वो क्या हो गया, विलयन हो गया। तो जो विलायक था उसका वाष्प दाब हमने लिखा P0, P0, PO, चाहे जो भी, और जो विलयन का वाष्प दाब आया उससे हमने क्या लिखा, PS लिखा। ये बातें हमें समझ में आई, और यही PO, PS जो है अपेक्षिक अवनमन वाला जो राउल्ट का नियम आता है उसमें भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके संदर्भ में अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कंटेनर है और जिसमें हमने क्या रखा हुआ है, स्वतंत्र रूप से, यहाँ देखिए कितनी बातें ध्यान रखनी है, मैंने क्या रखा हुआ है, स्वतंत्र रूप से A,
दूसरा कंटेनर है हमारे पास, उसमें हमने स्वतंत्र रूप से क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, बी। ध्यान दीजिएगा ये बात को, अगर ये ए स्वतंत्र रूप से है तो इसका अपना एक वाष्प दाब होगा जिसे हम क्या कहेंगे, पी ए कहेंगे। ओ ये पी ए नॉट या पी ए जीरो, ये वास्तव में क्या है, ये एक तरीके का इंडिविजुअल चाहे कहिए ये स्वयं में एक विलायक है, ये भी हम कह सकते हैं। माफ करिएगा थोड़ा डिस्टरबेंस होने के कारण, तो ये शायद जो है इंडिविजुअल विलायक भी कहलाएगा। पीओ ए हमने प्रदर्शित कर दिया। आप इसे कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से रखा हुए द्रव का वाष्प दाब पीओ ए है, ये भी आप कह सकते हैं। और एक बी है, इसको भी हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से रखे गए द्रव बी, ये द्रव ए है, ये क्या है, द्रव ए है, और ये क्या है, द्रव बी है, तो उसका जो वाष्प दाब है वो पीओ बी है, ये आप ध्यान से रख सकते हैं। हम क्या करेंगे कि क्या हम इसको ऐड करके एक बड़े कंटेनर में रख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो ए भी इंक्लूड हो गया और कौन हो गया, बी भी इंक्लूड हो गया, यानी ए और बी के आ जाने से अब ये तो ना तो विलायक रहा नहीं, क्योंकि दो अलग अलग घटकों के विलायकों को आपस में मिला दिया, तो एक अब विलायक का कार्य करेगा, एक अब विलेय का कार्य करेगा। कौन विलेय विलायक है इससे मतलब नहीं है, लेकिन अपना जो ये द्रव आ रहा है ये क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। अब अगर ये द्रव विलयन है तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, पीएस होगा। अब इसका वाष्प दाब पीएस है तो विलयन तो कह नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये टोटल यानी कुल द्रवों के वाष्प दाब, ये क्या है, कुल द्रवों के वाष्प दाब। मैंने इसमें जितने भी द्रव हैं, अभी तो मैंने दो द्रव लिया हुआ है तो इसे मैंने पीटी से प्रदर्शित कर दिया, पीएस से भी कर सकते हैं, लेकिन पीएस को अभी भूलना होगा, अभी हम पीटी का प्रयोग करते हैं। तो जो कुल वाष्प दाब है, सवाल ये है कि जो कुल वाष्प दाब है वो किसके बराबर है, वो है इस विलयन में उपस्थित वो ए जो अब इस विलयन में वाष्प दाब क्रिएट कर रहा है, यानी इसे पीए, और इसी विलयन में जो वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब या इंडिविजुअल वाष्प दाब क्रिएट कर रहा है बी के द्वारा, तो पीवी कहते हैं। और इसे हमने कह दिया कि ये हमारा हो गया फार्मूला। ये तो मैंने अभी तक का जो है बेस बनाया। अब मजेदार बात यहाँ पे ये है कि क्या ये पीए और ये पीएओ आपस में बराबर है, तो नहीं, ये आपस में बराबर नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। जब कोई द्रव इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से अकेला होता है तो उसके द्वारा वाष्प दाब कुछ ज्यादा लगता है, कुछ ज्यादा कार्य करता है, लेकिन जब वो आंशिक वाष्प दाब में आ जाता है तो अब उसकी वाष्प दाब कुछ कम हो जाती है, या कुछ इस तरीके से कहें तो ये दोनों चेंज है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये पीओए अलग है, ये पीए अलग है, ये पीबी अलग है और ये पीबी नॉट अलग है। तो सवाल उठता है कि सर इसमें रिलेशन क्या है, तो मैंने बता कर रखा हुआ है कि ये जो पीए है यानी ए का आंशिक दाब, ये जो ए का आंशिक दाब जिसे हम क्या कह रहे हैं कि विलयन में जो ए है उसका वाष्प दाब, विलयन में आंशिक वाष्प दाब, यहाँ पे लिख सकते हैं हम वाष्प दाब, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम विलयन में ए का आंशिक वाष्प दाब जो पीए है, असल में वो उसके वास्तविक वाष्प दाब का कुछ हिस्सा है। कितना हिस्सा है, जितना उसका मोल प्रभाव है। मैं इसको सेटिस्फाइड भी करूंगा कि ऐसा क्यों है, मैं इसको अभी बताऊंगा, आपको समझाऊंगा भी कि ऐसा क्यों है। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं बी का आंशिक वाष्प दाब की बात करूं, आंशिक वाष्प दाब की बात करूं, तो जो पीबी होगा वो पीबी नॉट जो है किसके बराबर होगा, उसके आंशिक उसके जो है मूल प्रभाज या मूल अंश के बराबर होगा। अभी अब हम इसको सेटिस्फाइड कैसे करते हैं, चूंकि विलयन में केवल कौन है, ए है और बी है, तो जब अगर ए और बी है तो ए का अपना मूल प्रभाज होगा, बी का अपना मूल प्रभाज होगा। अब ये मूल प्रभाज होता क्या है, मूल प्रभाज एक तरीके से कहें मूल अंश है, कि अगर इन दोनों के द्वारा अगर यक्स मूल जनरेट हो रहा है टोटल, तो यक्स में कितना अंश ए का है और कितना अंश बी का है, यही तो उसका मूल प्रभाज बताता है।
फिर हम कहते हैं अगर ये एक है, मान लेते हैं x की बजाय वो एक है, तो अगर a के द्वारा उत्पन्न मूल अंश यानी मूल अनुपात या मूल प्रभाज 0.532 हुआ, तो बताइए b का कितना होगा। आप तुरंत कहते हैं सर ये तो हमें मालूम है, एक में से घटा देना है, कितने हो जाएंगे 0.468। यानी कहने का मतलब कि दोनों के मूल प्रभाज का जो योगफल है वो एक है। अब एक का हिस्सा इतना ले रहा है, एक का हिस्सा ये इतना ले रहा है। अब वास्तविक वाष्प दाब जो पहले इसका हुआ करता था, अब उसका हिस्सा मतलब उसका जो ये गुणा कर देंगे तो उतने के बराबर आएगा किसका, एक आंशिक वाष्प दाब। यानी कि यहाँ जो PT बराबर PA, यानी हमारे कितने टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। नंबर 3 हमने देखा कि एक तो PT इक्वल टू PA प्लस PB है जो कि अलग अलग वाष्प दाब है। चौथा हमारा जनरेट हुआ कि PA जो है उसके वास्तविक वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर हुआ, एक की रेट हुआ। अब यहीं पे हम B भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तो अलग अलग के लिए बात हो ही गई है। PB के लिए भी हम सेटिस्फाइड कर ही दिए हैं कि किस तरीके का है। अब सवाल उठता है कि हम क्या इसे और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि भाई ये तो हो गया, चलिए ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया कि PA अलग है, PO अलग है, और जो PT है यानी कुल वाष्प दाब है वो PA और PB के बराबर है। यानी PT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, POA यानी उसके वास्तविक वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल, और PB की जगह रख सकते हैं उसका वास्तविक वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज, और ये हमारा फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। यानी चौथा आपका फार्मूला आ रहा है कि PT की जगह हम POA प्लस इंटू XA और प्लस P0B इंटू XB लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये वाली बात तो यही हो गई, ये भी बात हो गई, ये तो सेम बात होगी। अब आगे लास्ट टॉपिक, यही बात बताकर मैं अपनी बातें खत्म करूंगा कि अब सवाल उठता है कि क्या ये वास्तविक वाष्प दाब जो है, क्या ये वास्तविक वाष्प दाब, जैसे अब वास्तविक वाष्प दाब तो अलग ही था मान लेते हैं। अब जो हमारा कंटेनर है जिसमें A और B हमने मिला के रखा हुआ है, A और B में A का मूल प्रभाज मान लेते हैं x है, तो B का मूल प्रभाज डेफिनेटली 1 माइनस एक्स, आप तो बताएंगे ही कि 1 माइनस एक्स होगा। सवाल उठता है कि अगर इसका वाष्प दाब टोटल PT है, अगर कि A के द्वारा मान लेते हैं 20 वाष्प दाब उत्पन्न हुआ, B के द्वारा अगर 30 वाष्प दाब उत्पन्न हुआ, तो बताइए PT कितना होगा। तो फटाक से आप क्या बता देंगे, PT कितना होगा, PT होगा 50। सही सही बात। हम कह रहे हैं कि जो x और 1 माइनस एक्स है, ये जो मूल प्रभाज है, ये भी किसको बता रहा है, मूल अंश को ही बता रहा है। जैसे सवाल के उदाहरण के तौर पर मैं ले लूं कि अगर इसमें इसका A का मूल अंश जो है 0.40 है, तो B का बताइए कितना होगा, 0.60। सेटिस्फाइड है आप इससे, एकदम पूरी तरह से कह रहे हैं कि हाँ सर इतना तो हमें मालूम। मैं कह रहा हूं कि अगर इन दोनों के मूल प्रभाज का अगर हम योग कर दें, टोटल कर दें, योग कर दें मूल अंश का मूल प्रभाज का, और कहीं ना कहीं वो मूल प्रतिशतता भी कहलाएगी। कैसे, क्योंकि जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं कहूं ये टोटल 1 की बजाय 100 हो जाए, तो बताइए इसका मूल प्रभाव 0.40 के बजाय 40 हो जाएगा कि नहीं, और B का 0.60 के बजाय 60 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 40 और 60 मिलके क्या होंगे, 100। अब इस टोटल के सापेक्ष इसका प्रतिशत कितना है, 40% है, और इस टोटल के सापेक्ष इसका प्रतिशत कितना है, 60% है। अब मैं ये सवाल उठाऊंगा कि बताइए जो है 50 जो है वो कितने प्रतिशत के हिसाब से बन रहा है। तो 50 का जब हम 20/50 गुणे 100 करेंगे तो ये 20 दूनी 40 हो गया कि नहीं हो गया। और इसी तरीके से जब B के लिए हम बात करेंगे कि 30 का आप बताइए 50 गुणा करते हो, 50 दूनी 100, ये तो मान लीजिए इत्तेफाक हो गया कि 40 और 60% रह गया। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा इन सब बातों से छोड़कर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, PT बराबर PA प्लस PB बहुत अच्छे समझ में आया। PA को हम कह सकते हैं कि विलयन में जब तक वो एक वाष्प दाब है वो उसके वास्तविक वाष्प दाब और विलयन में उपस्थित A के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा, ये भी समझ में आया। और इसी को हमने फार्मूले में रख दिया, ये भी समझ में आया। अब जो इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आ रही है कि जो PT है और जो PA है, इनमें भी रिलेशन हो सकता है कि जो PA होगा
यानी जो बिलियन में एक के द्वारा वाष्प दाब उत्पन्न किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कुल वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर हो सकता है। ये सही है। आप कहते हैं सर कैसे सही है? मैं कह रहा हूं कि चलिए एक बार मान के तो देखिए कि पी ए बराबर पी टी इंटू यक्स से हो जाए और पी बी बराबर पी टी इंटू एक्स से हो यक्स भी हो जाए। अगर आप इस बात से एक बार इत्तेफाक कर लेते हैं कि हाँ सर एक बार मान तो लिया लेकिन सेटिस्फाइड करके दिखाइए, तो मैं कहूंगा कि पहले तो ये ध्यान देना है कि ए जो है यक्स से जो है ए का मूल प्रभाज है, यक्स भी बी का मूल प्रभाज है। यानी जितना बिलियन में मूल प्रभाज का हिस्सा है यानी परसेंटेज है, असल में वो उतना ही जो है वाष्प दाब के हिस्से के बराबर है। मतलब ए का जो हिस्सा है वो उसके मूल प्रभाज और उसके जो टोटल हिस्सा है उसके बराबर हो सकता है। मतलब इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। सर सेटिस्फाइड करिए, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए हमने कहा सेटिस्फाइड हो लीजिए। पीए और पीबी को आपस में जोड़ दीजिए। मैंने कहा पीए और पीबी को आपस में जोड़ दीजिए, तो हमने जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? पीए की जगह हमने रख दिया पीटी इंटू यक्स से और पीबी की जगह हमने रख दिया पीटी इंटू यक्स बी। अब हमने कहा कि भाई क्या कॉमन नजर आ रहा है? पीटी। क्या बचा? यक्स ए प्लस यक्स बी। अब यक्स ए प्लस एक्स बी यही मूल प्रभाज का योगफल कितना होता है? एक होता है। यानी पीटी इंटू क्या आ गया? 1 आ गया। यानी कहीं ना कहीं आप देखिए सेटिस्फाइड हो गया आपकी पीए धन पीबी बराबर पीटी आया, जो कि वास्तव में सही है। यानी कि अब हमारा जो फार्मूला निकल के सामने आया वो कह सकते हैं कि अगर हमें पीए को ढूंढना है तो उसके बिलियन के कुल वाष्प दाब को अगर हमें पता चल जाए तो हम उसके मूल प्रभाज के सापेक्ष गुणा करके निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास बिलियन का कुल वाष्प दाब दिया है तो एक के मूल प्रभाज से गुणा करके हम बता सकते हैं कि असल में उस बिलियन में एक का वाष्प दाब कितना होगा। ये था हमारा न्यूमेरिकल। ये रिजल्ट वाली टॉपिक जो हमने 6 बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको काम देगी क्या करने में? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। पसीने मेरे बहुत निकल रहे हैं, गर्मी वास्तव में बढ़ चुकी है, पंखा मैं चला नहीं सकता, टेबल रख नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि हवा लगेगी, हवा लगेगी तो आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी तो आपका वीडियो डिस्टर्ब होगा। वैसे भी मैं बता दूं आपको कि मेरे पास एडिटिंग वगैरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि बढ़िया से एडिट करके वगैरह करके मैं आपको समझाऊं। मैं इस समय घर में हूं, अंधेरा प्रकाश, ऐसी जगह का चुनाव किया हूं जिसमें वाइट बोर्ड पर फोकस ना पड़े, आपको अक्षर सारे समझ में आए, मेरा चेहरा आपको दिखे न दिखे, फिर भी आपको जो है पूरी बातें मैं अपने हिस्से से कोशिश करता हूँ कि समझ में आए। अगर वाकई आपको लगता है कि हाँ सर आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही में हमारे काम में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बेकार जा रहा है, तो मैं तो इतना कहूँगा कि आप लोग प्रोत्साहित किया करें, आप कमेंट किया करें और कमेंट करके हमें बताया करें। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।